टैली हेडिंग, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। इस पर्दे को थोड़ा आगे करो। 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। अब देखिए खिलजी वंश जो है वो हमें ये पता है कि दास वंश को हटा के आया। किसको हटा के आया? दास वंश को। अब यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है कि ये जो वंश था ना, इसने सल्तनत में क्रांति पैदा करी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है पर मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इसे खिलजी क्रांति क्यों कहेंगे? ऐसा क्या रीजन है कि हमने इसी वंश को क्रांति नाम दिया है? पहला क्वेश्चन या पहला इसका आंसर ये है कि पहला काम इन्होंने ये करा कि जो उच्च वर्ण के लोग थे, उच्च वर्ण के लोग कौन थे? इलबरी तुर्क। इलबरी तुर्क मैंने बताए थे, और सारे पद इन्हीं को मिलते थे। तो इनसे पहले क्या होता था कि उच्च वर्ण के लोगों को या ऊंचे लोगों को ही सत्ता में, हम कहें बड़ा पद जो है वो बड़ा पद उच्च वर्ण के लोगों को दिया जाता था। अब चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो, अगर वो ऊंची जाति का है, ऊंचा व्यक्ति है, तो उसे बड़ा पद दिया जाएगा। खिलजियों ने पहली बार ये काम करा कि जो पद बांटे वो वर्ण के आधार पर नहीं बांटे। वर्ण के आधार पर नहीं, बल्कि किस आधार पर बांटे? योग्यता के आधार पर बांटे। योग्यता के आधार पर। बात आई समझ में? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इलबरी तुर्क जो इस समय तक प्रभावी थे वो हट गए, वो निम्न तबके पे आ गए, और जो निम्न वर्ण वाले थे खिलजियों को निम्न समझा जाता था। खिलजी बेसिकली वो लोग थे जो थे तो तुर्की लेकिन निम्न थे। और जिस समय महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण हुए, उस समय ये लोग इंडिया में आके बस गए और इन्होंने सल्तनत में छोटी मोटी नौकरियां की। कोई सिपाही बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर धीरे धीरे आगे आने शुरू हो गए। तो खिलजी जैसे निम्न वर्ण के समझे जाते हैं, निम्न वर्ग के हैं, तो खिलजियों को योग्यता के आधार पर पद मिल गया, या हमने कहा कोई छोटी जाति का है उसे योग्यता के आधार पर पद मिल गया, लेकिन अब पदों को उच्च वर्ण के आधार पर नहीं बांटा गया। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ आपका, इसलिए हम इसे क्रांति कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इन्होंने प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य विस्तार मतलब सल्तनत को दक्षिण तक ले जाना, प्रशासनिक, राज्य विस्तार, और हमने कहा जनता के लिए हम कहें अच्छे कार्य करना, ये सारे काम खिलजियों ने शुरू करे। 30 साल के शासन में इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जो, अब तक देखो क्या था, मुस्लिम जो धर्म है वो हमेशा तब कोई भी काम करता है जब वो हिंदुओं से भी ज्यादा, हम कहें एक तरह से उलेमाओं की सुनता है। जो काजी लोग होते हैं, जो मस्जिद या उलेमा होते हैं, मस्जिद को देखने वाले, या जो लोग इनके धर्मगुरु होते हैं, ये उनका सुन के काम करते हैं। तो अब तक जो राज्य, सुल्तान जो राज्य कर रहा था वो किसकी मानता था? उलेमाओं की, काजियों की। यानी कि इससे पहले क्या था? राज्य यानी सरकार, राज्य के ऊपर धर्म जो है वो, रिलीजन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? राज्य को। यानी इससे पहले अगर एक सेंटेंस समझने की कोशिश करना कि धर्म जो है वो धर्म राज्य पर नियंत्रण रखता था। ये लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े लेवल में आए हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूं। धर्म राज्य पर नियंत्रण करता था, यानी जो धर्म है, जो मोमडन मुस्लिम धर्म है, वो राज्य यानी सरकार को वो चलाएगा धर्म। तो उलेमा बताते थे सुल्तान को कि भाई ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। अलाउद्दीन ने पहली बार ये काम करा कि उसने राज्य को धर्म से अलग कर दिया, राज्य को धर्म से अलग कर दिया। यानी कि ये सेंटेंस उल्टा हो गया। उसने क्या कहा कि धर्म राज्य को नहीं चलाएगा, राज्य धर्म को चलाएगा। सुल्तान जो कहेगा वो उलेमाओं को मानना होगा। मैं किसी उलेमा की नहीं मानने वाला हूं। निरंकुशता में विश्वास करता था अलाउद्दीन,
निरंकुशता मतलब हिटलर, बेनोवेंट किंग, जो किसी की ना सुने, अपनी मर्जी से चले, है ना। धर्म कहता है सुल्तान को ईश्वर के अनुसार चलना चाहिए, अल्लाह के अनुसार चलना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है नहीं, अल्लाह के अनुसार नहीं, अगर सुल्तान में ताकत है तो सब उसके आगे चलेंगे, चाहे वो धर्म हो चाहे वो कोई भी हो। बात आई समझ में। तो राज्य को धर्म से अलग कर दिया किसने? इन खिलजियों ने, या हम कहें धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? स्थापित हो गया, यानी कि धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब धर्म कमजोर है और राज्य ताकतवर है। राज्य यानी सरकार, यहां पर धर्म ताकतवर है क्योंकि धर्म राज्य पर नियंत्रण रखता है, और यहां मैंने उल्टा कर दिया, धर्म के ऊपर अब किसका नियंत्रण हो गया? इन सारी बातों के कारण ये क्या कहलाई? खिलजी क्रांति कहलाई। बात समझ में आती है? एक एक करके पॉइंट नोट कर लो। खिलजी क्रांति क्यों कह रहे हैं आप इसको? क्या रीजन है खिलजी क्रांति के? पहला, पदों का बंटवारा, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, तुम लोग लिख लो। पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर होने लगा। क्या पॉइंट मैंने बताया? जो पदों का बंटवारा है वो योग्यता के आधार पर होना शुरू हुआ। पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर होना शुरू हो गया। पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर होना शुरू हो गया। नहीं करेंगे, धर्म प्रचार भी करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा पागल नहीं हो गए धर्म के पीछे। हाँ सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन देखो एक तो ऐसा है, आज जैसे मोदी है, मोदी अपना कोई भी काम करने से पहले पंडितों से पूछे, मंदिरों में जाए, कुछ भी करे, ये करे वो करे, जो पंडित कहे वही करे। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है वो कहे नहीं, पंडित अपने अलग काम करेंगे, हम अपना अलग देश चलाएंगे। इसने यही किया अलाउद्दीन ने। उसने कहा उलेमाओं को कि तुम्हारा काम है धर्म को फैलाना, नमाज पढ़ना, बाकी सारे काम करना, रोजे रखवाना, तुम अपना वो काम करो, देश मुझे चलाना है, मैं देखूंगा कैसे चलेगा। अब से पहले क्या हो रहा था? सुल्तान कुछ भी काम करने से पहले उलेमाओं की मानता था, जो कहते थे वही करता था। अब तक राज्य धर्म के अनुसार चलता था, अब धर्म राज्य के अनुसार चलेगा। क्लियर? तो क्या लिखा? जो पद है, पद अधिकारी पद है, उन्हें किसके अनुसार दिया जाएगा? योग्यता के अनुसार। इसीलिए निम्न समझे जाने वाले खिलजियों को ऊंचे पद दिए गए। इसीलिए निम्न समझे जाने वाले खिलजियों को ऊंचे पद दिए गए। इसीलिए निम्न समझे जाने वाले खिलजियों को ऊंचे पद दिए गए। ऊंचे पद दिए गए, ठीक है। जो खिलजी निम्न वर्ग के समझे जाते हैं, अब उन्हें कैसे पद दिए जाएंगे? ऊंचे। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक, राज्य विस्तार, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य विस्तार यानी पूरे देश में खिलजियों को बढ़ाना, प्रशासनिक, राज्य विस्तार, प्रशासनिक कोमा राज्य विस्तार, जनता के लिए अच्छे कार्य, जनता के लिए अच्छे कार्य, जनता के लिए अच्छे कार्य, क्लियर। और सामाजिक यानी सोशल, जनता के लिए काम करेंगे तो सामाजिक रूप से होंगे, सामाजिक, राजनीतिक। राजनीतिक क्यों? अगर राज्य विस्तार होगा तो आप राजनीति में आगे जा रहे हो, है ना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आर्थिक क्यों? सुल्तान पैसे अच्छे कमाएगा, राज्य इनकम करेगा, और आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हुई, आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हुई, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुआ खिलजियों के समय में। सल्तनत का सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है? अगला नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य का, या आप राज्य को कहें राजनीति, क्या बोले? राजनीति का को धर्म से अलग कर दिया गया। राज्य का धर्म से अलगाव हो गया। अलगाव, अलग हो जाना।
राज्य धर्म से अलग हो गया, राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका मतलब यह होता है, अर्थ यह निकलता है कि धर्म के ऊपर अब राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये लाइन याद रखना, और ये लाइन ऐसे ही पूछी जाएगी बिल्कुल। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, या सल्तनत में धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों में सारे नहीं, अलाउद्दीन। तो धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये बात यहां तक समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पद योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब अब तक तो क्या था, दास वंश में जो इलबरी तुर्क होते थे सारे पद उन्हीं को मिलते थे। अब क्या होगा, चाहे वो खिलजी हो, भारतीय हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो योग्य है तो उसे शासन में लाया जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा, तुर्क के चिगानी वगैरह तो अब है नहीं भाई, अब तो सुल्तान ही शासन कर रहा है जो कुछ कर रहा है। और सुल्तान के दो चार खास लोग होते थे, वो उसको शासन में सहायता देते थे। अब हमने ये पढ़ लिया कि दास वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमरस को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता हथिया ली। देखिए अब जलालुद्दीन को पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन 1290 में गद्दी पर बैठा और 1296 ईस्वी 6 साल गद्दी पे रहा। डाले हेडिंग और फटाफट शुरू करो। जलालुद्दीन खिलजी जो है, पूरा नाम है इसका वैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बीच में फिरोज लगा देना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा। तो क्या क्वेश्चन है इसके लिए? पहला क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक। यही तो हुआ, खिलजी वंश का संस्थापक है। ये खिलजियों की स्थापना करी है इसने, सल्तनत में खिलजी वंश को स्थापित किया है। क्लियर हुआ? क्लियर है? दूसरा, ये माना जाता है कि ये तुर्क थे। देखो कुछ कहते हैं तुर्क, ये अपने आप को कहते थे हम तुर्क हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब गजनबी के आक्रमण हो रहे थे तो ये तुर्किस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान में आकर बस गए। तो इन्होंने जो अपने तौर तरीके, यानी कि जो कुछ इन्होंने अपना लिया वो अफगानी अपना लिया। तो इनके तौर तरीके कैसे हो गए? तो इसीलिए बाद में कहा जाने लगा कि नहीं भाई ये तुर्क नहीं है, तो अफगानी है। और मुस्लिम जो है वो तुर्कों को अच्छा मानते थे और जो बाकी जगह के मुस्लिम होते थे उनको निम्न मानते थे। तो इनके तौर तरीके अफगानी, इनकी लड़ाई का तरीका हो, शासन का तरीका हो, कैसे तरीके अपनाए इन्होंने? अफगानी तरीके अपनाए। तो खिलजियों के तौर तरीके कैसे थे? अफगानी थे, लेकिन खिलजी माने तुर्क जाते थे। जलालुद्दीन ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था वो पंजाब में किलोखारी का किला बनवाया था दास वंश वालों ने। तो जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक पंजाब में किलोखारी के दुर्ग में करवाया था, किलोखारी महल में करवाया था। ये आप लिख लो जरूर। जलालुद्दीन ने जो राज्याभिषेक का मतलब क्या है? अपने आप को सुल्तान बनवाया। जो सुल्तान की उपाधि धारण करी वो इसने कहां पे धारण करी? पंजाब में किलोखारी, पंजाब में किलोखारी में। ठीक है, किलोखारी पंजाब में ये जो महल बनवाया गया था दुर्ग, ये कैकुबाद के द्वारा बनवाया गया था, कैकुबाद द्वारा निर्मित। कैकुबाद कौन था? दास वंश का एक छोटा सा शासक रहा था वो छोटे समय के लिए, कैकुबाद। तो कैकुबाद द्वारा निर्मित इसमें कैकुबाद ने बनवाया था किलोखारी का महल। और किलोखारी के महल जो कि पंजाब में है, इसमें राज्याभिषेक करवाया या अपने आप को सुल्तान घोषित करा इसने। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे किलोखारी महल किसने बनवाया और किलोखारी महल में पंजाब में राज्याभिषेक किसने करवाया था, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किलोखारी में अपना राज्यारोहण करवाने वाला सुल्तान कौन था? क्योंकि देखो अब इंपॉर्टेंट क्यों है, सल्तनत चल रही है दिल्ली से, सल्तनत कहां से चल रही है, और वो राज्याभिषेक सुल्तान बनवा रहा है अपने आप को पंजाब में। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आने से खतरा था, उसे एकदम नहीं आ सकता था। तो पहले उसने पंजाब में अपने आप को सुल्तान बनवाया, वहां से स्थिति कंट्रोल करी, उसके बाद दिल्ली पहुंचा।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब जलालुद्दीन एक ऐसा शासक है, गौर से सुनना, इससे जो पहला शासक है बलबन, वो बहुत ज्यादा क्रूर है, जो नाम है जिसका, या दास वंश वाले सारे ही क्रूर रहे। अब एक बड़ा एक एक्सेप्शन सा केस आता है कि जलालुद्दीन ने तलवार के दम पर सत्ता ली थी, यानी सुल्तान को मारा था, लेकिन जैसे ही ये सुल्तान बन गया, इसने अपनी नीति जो अपना ली वो उदारता की नीति अपना ली। उदारता की नीति का मतलब है, इसने कहा कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, प्यार मोहब्बत से सल्तनत को चलाएंगे। अब ये उदारता की नीति ही है जो इसके अंत का परिणाम बनी। ये अगर इसका कोई अपना आ गया जिसने थोड़ा सा इसके सामने रोना धोना शुरू कर दिया, तो तुरंत तलवार गिर देता था, तुरंत उसे माफ कर देता था। तो इसकी उदारता की जो नीति है, पहला सुल्तान जलालुद्दीन है सल्तनत का जिसने ये नीति अपनाई है, उदारता की नीति, या आप कहें रक्त की नीति से अलग हो गया। ये जो रक्त की नीति थी ना, उससे इसने अपने आप को अलग करा। तो अलाउद्दीन ने तलवार की नीति छोड़ दी, जलालुद्दीन ने तलवार की नीति छोड़ दी और कौन सी नीति अपनाई? उदारता की, सहनशीलता की। ठीक है, उदारता और सहनशीलता की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। फिल्म नहीं देखी तुमने पद्मावत? उसमें क्या करता है, वो जाता ही तो अपने भतीजे से मिलने और उस पर विश्वास कर लेता है। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ, बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी कि इसने तलवार की नीति छोड़कर उदारता की नीति या सहनशीलता की नीति अपनाई, यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा। क्लियर हुई बात? अब इसके समय में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हमें पता है कि मंगोल आक्रमण करते रहते थे पश्चिम भारत पर, और मंगोलों ने जो मंगोलिया की सत्ता थी वो बढ़ा के पूरे मध्य एशिया तक बढ़ा ली थी। तो इसके समय में मंगोलों के दो आक्रमण होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो मंगोल आक्रमण जो इसके समय में हुआ, एक नेता तो है हलाकू और एक है उलूग खां। गौर से लिखो, इसके समय में हुए मंगोल आक्रमणों में, इसके समय में हुए मंगोल आक्रमणों में, इसके समय के जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनमें हलाकू, उलूग खां, हलाकू और उलूग खां। ठीक है, हलाकू और उलूग खां। कुछ किताबें कहते हैं हलाकू नहीं आया था, हलाकू का बेटा अब्दुल्ला आया था। कुछ बुक्स कहती हैं कि हलाकू आक्रमण करने नहीं आया था, हलाकू एक बड़ा मंगोल नेता था, उसका बेटा अब्दुल्ला आया था। कोई भी है, आप ये याद रखेंगे कि हलाकू आया या उसका बेटा अब्दुल्ला आया या उलूग खां आया। नहीं, वो बेशक उपाधि है, लेकिन ये मंगोल नेता है, वो उलूग खां और है। ठीक है ना, वो तो बलबन को दिया गया ना उपाधि। हाँ, अब सुनो, ये भारत पे आक्रमण करने आए पश्चिम भारत में। जब ये पश्चिम भारत में आक्रमण करने आए तो अब इनके तो सामने हाथ पैर नहीं जोड़ सकता, वरना मारा जाएगा। तो इन्हें तो इसने युद्ध में हरा दिया जलालुद्दीन ने। गौर से सुनना, युद्ध में हरा दिया। मंगोल जो आक्रमणकारी उस समय इंडिया में आए थे वो मुस्लिम नहीं थे। क्या कह रहा हूं मैं, जो मंगोल से आक्रमण करने बर्बर जनजाति आई वो मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया था लेकिन मुस्लिम नहीं थे। तो जब ये हलाकू और उलूग इंडिया में आए और इनका युद्ध हुआ जलालुद्दीन के साथ, तो जलालुद्दीन ने इन्हें युद्ध में हराया। जब हराया तो जलालुद्दीन इनका कत्ल भी कर सकता था, लेकिन उसने कत्ल ना करके इन सबको माफ कर दिया और माफ करके गले लगा लिया, बहुत बढ़िया खाना पीना करवाया। तो इन्हें ये लगा कि यार ये तो बढ़िया है, तो इसने कहा कि ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये तो मुस्लिम धर्म सिखा रहा है मुझे कि भाईचारे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, ये सब करो। तो ये कहा जाता है कि उलूग खां अब्दुल्ला के साथ जो 4000 मंगोल आए थे, 4000 मंगोलों की जो सेना आई थी, इन सब ने अपने धर्म को छोड़कर, जो भी इनका धर्म उस समय इन्होंने मंगोलिया में अपना रखा था, उसको छोड़कर इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। गौर से सुनना, जब इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया और जलालुद्दीन ने इनसे कहा ठीक है मैं तुम्हें बसने के लिए एक जगह देता हूं, वहां पे एक शहर वहर बनाऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया, तुम्हारी शादी वादी करेंगे, परिवार तुम्हारे बनेंगे। तो जो मंगोल जहां बसे दिल्ली के आसपास,
और जो जगह इनके लिए बनाई गई वो ये है मंगोलपुरी। दिल्ली में मंगोलपुरी जगह सुनी है कि नहीं सुनी है? बड़ी फेमस जगह है। तो मंगोलपुरी बेसिकली वो जगह है जो जलालुद्दीन ने इन मुस्लिमों को सेटल करने के लिए बनाई थी। और ये जो मंगोल मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे और ये मुस्लिम नए नए बने थे, बाकी सब तो पुराने मुस्लिम थे, तो इन्हें ही कहा गया था नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन मुसलमान कौन थे? तो नवीन मुसलमान वो 4000 मंगोल थे जिनका आक्रमण जलालुद्दीन के समय में हुआ था। आई बात समझ में? नवीन मुसलमान कौन थे? मंगोल थे। तो जलालुद्दीन के समय में जो अब्दुल्ला और उलूग खां के आक्रमण हुए 4000 मंगोलों के, एक तो है कहानी। जलालुद्दीन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, उलूग खां और अब्दुल्ला, उलूग खां और अब्दुल्ला, लगभग कितने लोगों ने आक्रमण किया? 4000 लोगों ने आक्रमण किया। उन सबको आक्रमण में किसने हरा दिया? कहानी है, जलालुद्दीन ने हरा दिया। जब जलालुद्दीन ने हरा दिया तो जलालुद्दीन ने उन्हें बसाने के लिए कहां पर एक नया शहर बनाया? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी कहां? दिल्ली। तो दिल्ली की जो मंगोलपुरी है, जहां ये मंगोल बसाए गए इस्लाम धर्म अपनाकर, उसे ही कहा गया नवीन मुसलमान। तो कौन है ये सारे? नवीन मुसलमान है। कौन है ये? कोई प्रॉब्लम है क्या मुजफ्फरनगर? अरे ये अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? मुजफ्फरनगर को जरा खोलो। मुजफ्फरनगर ऊपर नहीं, म्यूट मत करो। तू ईश्वर को बुला ले, तो उससे नहीं हो रहा तो बोलो। मुजफ्फरनगर से बोलिए। हटा, नहीं आवाज नहीं आ रही मुझे इनकी। बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुजफ्फरनगर आवाज नहीं आ रही है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? यहां तक लिख लिया आपने? तो अब्दुल्ला, उसको बोल थोड़ा इसी भी चलाएगा। अब्दुल्ला और उलूग खां के आक्रमण हुए। 4000 मंगोलों के आक्रमण किसके समय में हुए? जलालुद्दीन के समय में। और जलालुद्दीन ने इन्हें हराकर इन्हें माफ करा, तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। और इन्हें बसाने के लिए जो जगह बसाई गई, मुजफ्फरनगर वाले बोल रहे हैं सर जो आपने पढ़ाया वो समझ नहीं आया। ओहो, ठीक है, दोबारा कहानी सुना देता हूं। ओके ओके, रुक जाओ। ये नवीन मुसलमान की थ्योरी तो समझ में नहीं आई है। नवीन मुसलमान यही वाली ना? अरे इसी को समझाना है दोबारा, नवीन मुसलमान को ही तो। दोबारा समझ लो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कैसे हो रही है आज, मुजफ्फरनगर वाले खाना पीना खा के नहीं आए शायद। मैंने ये कहा कि जलालुद्दीन जो है, जलालुद्दीन खिलजी, गौर से सुनना आप, जलालुद्दीन खिलजी यहां है और इधर पश्चिम भारत से आक्रमण हुए मंगोलों के। तो मंगोल जो है वो चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया, और मंगोलिया के रहने वाले हैं, तो इन्हें मंगोल कहा गया। अब जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इनके नेता थे दो। एक तो हमने कहा अब्दुल्ला जो कि हलाकू का बेटा था, और एक है उलूग खां। इन दो नेताओं के नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर? उस समय सुल्तान कौन बैठा हुआ है? जलालुद्दीन खिलजी बैठा हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों को युद्ध में हरा दिया, लेकिन हराने के बाद इन्हें माफ कर दिया। इनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करा, मारा काटा नहीं। इससे प्रभावित होकर इन लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? और जलालुद्दीन ने दिल्ली के पास इनके रहने के लिए एक जगह बनाई कि भाई आप लोग यहां रहो, और वहां उनको बसा दिया। उसके बाद ये लोग सुल्तान की सेना में भर्ती हो गए और सुल्तान की तरफ से लड़ने लग गए। तो जलालुद्दीन ने जो इन्हें मंगोलों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कराया, इस्लाम धर्म इन्होंने अपनाया, और जहां इन्हें बसाया गया वो दिल्ली में जगह कहलाई मंगोलपुरी।
तो मंगोलपुरी दिल्ली में वो जगह है जहां ये 4000 मंगोल बसाए गए थे, और इन्हीं मुसलमानों को, जो ये नए मुसलमान बने हैं, इन्हीं को कहा गया नवीन मुसलमान। नवीन, तो 2-3 क्वेश्चन बड़े नॉर्मल है। नवीन मुसलमान किसके समय बने? जलालुद्दीन के। नवीन मुसलमान कौन थे? मंगोल थे। मंगोलों का आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन के समय पर। नवीन मुसलमानों को बसाने के लिए कहां पर एक शहर बनाया गया? मंगोलपुरी बनाया गया दिल्ली में। और बाद में ये बड़े निष्ठावान रहे और सुल्तान की तरफ से बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आगे जाके गड़बड़ होगी इनके साथ, एक वो बताऊंगा आगे। क्लियर हुई बात? तो क्लियर है भाई सब कुछ? चलिए आगे चलते हैं यहां से। तो जलालुद्दीन के बारे में ये मेन क्वेश्चन है। इसके बारे में और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत आपको नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन यह है, बलबन के बाद वो कौन सुल्तान था जिसने बलबन की रक्त और तलवार की नीति को छोड़कर उदारता की नीति अपना ली? जलालुद्दीन। कर लोगे ना क्वेश्चन? बलबन के बाद वो कौन था जिसने रक्त और तलवार की नीति को छोड़कर कौन सी नीति अपना ली? उदारता की। तो जलालुद्दीन था। अब सुनो आगे की कहानी। क्वेश्चन अगर सल्तनत में पूछा गया तो 75% चांस है अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी में भी पूछा जाएगा उसके विजय अभियान, उसके प्रशासनिक सुधार, उसके किए गए काम। पूरी सल्तनत एक तरफ और अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम अलाउद्दीन खिलजी को हिट करेंगे, इसलिए उसे मैं थोड़े ढंग में पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब होता यह है कि जब 1290 में और 1296 तक जलालुद्दीन शासन कर रहा होता है, तो इसका एक बड़ा भाई होता है, नाम उसका हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका परिवार अनाथ होता है। तो उसके बच्चों को जलालुद्दीन पालन पोषण करता है उनका। तो जलालुद्दीन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है, और वो अलाउद्दीन को अपने, जैसे और लोगों को पद मिले वैसे अलाउद्दीन को पद दे दिया। तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले 1292 के आसपास, 1292 ईस्वी में, जब यानी इसका चाचा सुल्तान था, तो इसने सबसे पहले आक्रमण करा मालवा। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में किला था, और वहां पर अपार धन संपत्ति इसने लूट ली। अब उस धन संपत्ति से लूटने के बाद अलाउद्दीन का लालच बढ़ गया, और दूसरा जब ये वहां का सूबेदार बन गया तो वहां इसने अपनी ताकत वाकत दिखाई, तो और भी इसको ताकत का नशा आया। अब इसने ये सोचा कि मुझे किसी भी तरीके से सुल्तान बनना है, क्योंकि सुल्तान बनने का जो असली हकदार था वो जलालुद्दीन का बड़ा बेटा था, क्योंकि पिता के पक्ष में ही जाएगी, भतीजे को तो मिलेगी नहीं गद्दी, और इसे बनना था सुल्तान। अब इसने जो अपने दो खास दोस्त से उन्हें कहा भाई कैसे किया जाए, तो इन्होंने कहा कि विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह के लिए क्या चाहिए? पैसा। भाई कोई भी क्रांति आपको करनी है, विद्रोह करना है, तो आपको पैसा चाहिए ना। आपको सैनिक भी इकट्ठे करने हैं, सरदार भी अपने पक्ष में इकट्ठे करने हैं। अब वो फ्री में तो गर्दन कटवाने वाले नहीं है, अपनी लालच देना पड़ेगा। तो इन्हें क्या करना है? विद्रोह। अब विद्रोह के लिए इन्हें चाहिए क्या था? पैसा। उस विद्रोह के लिए, यानी सुल्तान बनने के लिए जो विद्रोह होना था, और उसके लिए जो धन संपत्ति चाहिए थी, जब इसने मालवा आक्रमण किया। अब इंडिया के नक्शे को थोड़ा सा समझना, और तुम तभी इस जलालुद्दीन को बेहतर समझ पाओगे या अलाउद्दीन को। अगर हम इंडिया के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं तो यहां से इस तरीके से, सपोज ऐसे लेके चलते हैं नक्शा, बस यहां तक समझ लें, इससे आगे की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा गुजरात वाला इलाका हो गया, है ना, और गुजरात वाले इलाके से आगे इधर। अब यहां देखो कि ये सपोज हमने कहा ये विंध्याचल पर्वत है, इससे ऊपर है खिलजी। इससे ऊपर कौन बैठे हुए हैं? अलाउद्दीन से ऊपर। ये ज्यादा ऊपर पहुंच गया, कैमरे में नहीं जा रहा है। हाँ भाई, यहां मान लो यहां ऊपर बैठे हुए हैं खिलजी। ऊपर की तरफ कौन बैठे हुए हैं? खिलजी। दिख गया ना बच्चों? खिलजी लिखा है बस मैंने यहां पे, और कुछ नहीं लिखा है। अब खिलजी जब ऊपर है तो इनके यहां बराबर में, यहां पर मालवा, यहां पर हमने कहा रणथंबोर। रणथंबोर यानी कि राजस्थान वाला इलाका आ गया। यहां पर हमने कहा मेवाड़, यानी राजस्थान इस तरीके से जाएगा निकलते हुए ऐसे, मेवाड़। अब इधर जो था यहां पर, यहां थे देवगिरी। देवगिरी का यादव राज्य था यहां,
यानी कि महाराष्ट्र वाले इलाके में देवगिरी का यादव राज्य है। महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक में उत्तरी इलाके में आएंगे तो यहां है होयसाल। कौन सा राज्य? होयसाल। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तमिलनाडु में तो यहां है पांड्य। कौन सा राज्य? पांड्य राज्य। बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ? देवगिरी यहां पे है, होयसाल यहां पे है, पांड्य राज्य यहां पे है। और इनके साथ में इधर अगर आते हैं यहां तो यहां है वारंगल। वारंगल के काकतीय राज्य है, काकतीय। क्या नाम है? काकतीय राज्य है वारंगल। ठीक है, इस तरीके से यह फैला हुआ है। जब यहां आक्रमण हुआ मालवा पे तो अलाउद्दीन को खबर मिली कि इससे ठीक आगे जो देवगिरी का राज्य पड़ता है इस पे बहुत पैसा है, इन पे अकूत धन संपत्ति है, अगर इन्हें लूट लिया गया तो बहुत पैसा मिलेगा। अब ये यहीं से अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। और यहां नीचे की तरफ यहां पर, यहां सपोज समझ लो यहां पड़ता है एक दुर्ग चंदेरी। चंदेरी भी मध्य प्रदेश में था, राजपूत राज्य था। अब ये जब ये जीत गया यहां पर, इसने बहुत सारा पैसा यहां से लूटा तो इसने अपने चाचा को गिफ्ट के रूप में भिजवाया। अब चाचा बड़ा खुश हुआ कि भतीजे ने बड़ा बढ़िया काम करा है। तो जो जलालुद्दीन है उसके कुछ सूबेदार वो समझाते हैं उसको कि अलाउद्दीन बहुत तेज है और इसके चक्कर में नहीं फंसना, इससे जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। अलाउद्दीन को अपने से दूर करने के लिए इसीलिए जलालुद्दीन उसे भेज देता है यहां। और ये इलाका है कड़ा, इलाका जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास वाला इलाका है। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना के अलाउद्दीन को वहां पहुंचा देता है और जलालुद्दीन खुद शासन करता है दिल्ली से। लेकिन अलाउद्दीन दिमाग तो बना चुका है अपना पहले ही। जब इसने यहां आक्रमण करा, कड़ा मानिकपुर था, यहां पे 1292 में आक्रमण हुआ, पैसा लूटा, पैसा चाचा को पहुंचवाया। अब उसने प्लान बनाया कि मुझे चाचा को किसी भी तरीके से फंसाना है। तो इसने चाचा से कहा कि मैं इस चंदेरी पे आक्रमण करना चाह रहा हूं, राजपूतों का है, सल्तनत में मिलेगा, बढ़िया रहेगा। चाचा ने कहा ठीक है चंदेरी पे आक्रमण करो। ये निकला चंदेरी पे आक्रमण करने, लेकिन 8000 घुड़सवारों के साथ चंदेरी ना पहुंच के ऐसे आ गया। अब उस समय कोई फोन तो है नहीं, ना कोई वो है भाई, चाचा को तो ये पता चंदेरी पे आक्रमण करने गया है। अब जब चंदेरी पे आक्रमण ना करके ये कहां पहुंच लिया? देवगिरी पहुंच लिया। और 1296 की बात है ये। कब थे? यानी कि जब इसका चाचा गद्दी पे बैठा हुआ, ये तब की बात है। 1296 में देवगिरी पर जब इसने आक्रमण करा तो देवगिरी एक मजबूत राज्य था। इसने रास्ते में तेज बहुत था दिमाग से, और अनपढ़ था एक नंबर का, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग बहुत दिया भगवान ने इसको। तो रास्ते में इसने अफवाह फैलवा दी कि मेरे चाचा से विवाद हो गया है, मैं चाचा के साथ नहीं रहूंगा और मैं तो तेलंगाना जो होयसाल राज्य है ये वाला, इसमें नौकरी करने जा रहा हूं इनके यहाँ पे, और यहां नौकरी करूंगा। तो बीच में जितना भी देवगिरी के राज्य पड़ता था, जितना भी इलाका पड़ता था, उन्होंने इसको निकलने दिया, वरना बाहर ही रोक देते। अब जब ये अंदर आ गया, देवगिरी से थोड़ी दूर आ गया, तो इसने आक्रमण कर दिया अचानक। घुड़सवार तेज थे, अरबी घुड़सवार थे और घुड़सवारी में ये लोग निपुण थे, इसीलिए जीते भी इंडिया में। जब इतना तेज आक्रमण हुआ तो देवगिरी का राजा था उस समय रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र। अब जब रामचंद्र के ऊपर आक्रमण हुआ, रामचंद्र एकदम तो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो यहां पर हार के जब संधि हुई तो इसने इसको, अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा धन दौलत दी। वो इतनी धन दौलत थी उस समय पर कि उस धन दौलत से इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये वापस गया कड़ा मानिकपुर, चाचा को पता चला कि तू तो चंदेरी गया था, वहां कैसे पहुंच गया देवगिरी दक्षिण में, तो चाचा नाराज हुआ। अब ये जानता था मेरा चाचा इमोशनल बहुत जल्दी होता है, इसने चाचा को संदेश भिजवाया कि तुम जो है मुझसे नाराज हो और अगर मैं दिल्ली आया तो तुम मुझे मारोगे पक्का, मैं जानता हूं, इसलिए मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, और ये दुनिया भर के धन दौलत में लूट के लाया हूं, बेशक मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो, मुझे पता चला वहां पे वो है तो मैं लाया हूं, तुम्हारे लिए है सब कुछ। इसने कहा चाचा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ यहां जहां मैं हूं। चाचा ने सोचा कि यार कह तो ठीक रहा है भतीजा, पैसा वैसा आया है। उसके सूबेदारों ने उसे समझाया भी कि सेना लेके चलते हैं। मैंने कहा ठीक है सेना लेके चल दो, अकेले सेना के साथ क्या करेगा। इंटेलिजेंट था। ये था गंगा नदी के इस किनारे पर जिधर से चाचा आ रहा था। जैसे ही चाचा पहुंचने वाला था गंगा नदी के उस किनारे पर पहुंच गया। अब सेना इधर है, चाचा भी इधर है। इसने चाचा को फिर संदेश भिजवाया, तुम सेना लेके आए हो, मुझे मारोगे, और रोना धोना शुरू करवाया। आपने कोई भेजे 2-4 दूत, और तुम अकेले
अकेले आ जाओ और एक दो सरदार ले आओ, अगर तुम्हें कुछ हो, देखो निहत्ता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। दो तीन सरदार ले, चाचा आ गए नदी पार करके, जैसे ही दूसरी साइड पहुंचे तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल सा करा, तुम तो तलवार लाए हो, ये लाए हो, वो लाए हो, और 4 सरदार लाए हो अपने साथ। चाचा ने कहा तुम भी अपनी तलवार गिर रहे हो, तो डर रहा है बेचारा। डरना वरना कुछ नहीं था। जैसे ही उनकी तलवारें गिरी, पीछे 3 आदमी खड़े हुए थे इसके साइडों में, जो भी होंगे कहीं दुबका रखे होंगे, तुरंत चाचा पे हमला करा और चाचा वहीं खत्म। तो चाचा के बाद इतने ही समय में जैसे ही जलालुद्दीन की वाइफ को पता चला कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार दिया है, उसका बड़ा बेटा तो उस समय इधर युद्ध में पश्चिम में गया हुआ था, छोटे बेटे को गद्दी पे बैठा के सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन को यह बात पता चली, उसे वो जानता था कि सुल्तान असली वही है, मेरे पक्ष में कोई नहीं आएगा, दिमाग था इसमें। इसने कहा था विद्रोह के लिए धन संपत्ति चाहिए। जब निकलते हुए गया, सारी धन संपत्ति जितनी लूटी थी सब सरदारों में, जनता में, सरदारों में, दिल्ली जाते जाते बांटता चला गया सब में, और जो उस पक्ष के थे दिल्ली घुसने से पहले सब अपने पक्ष में कर लिए कि इतना पैसा दिया उनको, इतना धन दौलत दी। तो यह कहा जाता है कि वास्तव में अलाउद्दीन ने जो दिल्ली को जीता था, दिल्ली को, वो देवगिरी में जीता था। कहां जीता था? तो यह सेंटेंस पीसीएस में पूछा गया था, दिल्ली को देवगिरी में जीतने वाला कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन। के दिल्ली विजय जो है दिल्ली में नहीं हुई है, दिल्ली विजय कहां पे हुई है? क्योंकि देवगिरी की धन दौलत हाथ ना लगती तो ये दिल्ली को कभी भी जीत नहीं पाता। बात आई समझ में कहानी के लिए? तो लिख लो एक पॉइंट, 1296 में 1200, अच्छा ये मैप बनाओ पहले तुम लोग सब, ये मैप बनाओ जल्दी से, ये वाला देखो कौन सा राज्य कहां है, जल्दी बनाओ फटाफट से, फिर इसी के अकॉर्डिंग आक्रमण सिखाऊंगा मैं अलाउद्दीन के सारे। ठीक है, इधर की तरफ ऊपर कौन सा राज्य चला जाएगा? ऊपर की तरफ पंजाब, और ये गुजरात वाला इलाका है आपका, और ऊपर की तरफ पंजाब है। जल्दी मेन राज्य बना लो जल्दी से। पांड्य नीचे है, होयसाल यहां है, देवगिरी का यादव यहां है, वारंगल का काकतीय यहां पे है। ये मुख्य 4 राज्य है अलाउद्दीन के समय दक्षिण के, बाकी छोटे मोटे भी हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। केवल मैप बनाओ, लिखवाऊंगा मैं अपने आप, केवल मैप बनाओ। आपको पता होना चाहिए कौन सा कहां है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे सल्तनत में किसी के भी आक्रमण इंपॉर्टेंट नहीं है अलाउद्दीन के अलावा। किसी की विजय मत याद करना, मेन विजय है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय करी थी, ये इंपॉर्टेंट है बस। उसके अलावा ये विजय इसकी इंपॉर्टेंट होंगी सबसे ज्यादा। बन गया भाई? जल्दी बनाओ यार, इतना क्या बड़ा है, इंडिया का मैप भी नहीं बनता तुमसे, यहां जिस देश में रह रहे हो उसका मैप नहीं बन रहे हो। देवगिरी, होयसाल, पांड्य, वारंगल, काकतीय, ऊपर बैठे हुए खिलजी, यहाँ रणथंबोर है, मेवाड़ है, मालवा है, चंदेरी है, कड़ा मानिकपुर, इस तरीके का इलाका है ये पूरा। करें तो पहला हेडिंग डाल लो तुम, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 20 साल शासन करेगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296, भाई 1296 में आ जाएगा ना अलाउद्दीन अपने चाचा को मारने के बाद, और 1316 तक रहेगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है 1296 से 1316 तक शासन करेगा, 1296 से 1316।
तो लिखो, अलाउद्दीन ने 1292 में मालवा 1292 में मालवा 1292 में किस पर आक्रमण करा? मालवा, या मालवा आक्रमण का किला जो है, किला वो भिलसा है, भिलसा, तो मालवा या भिलसा पर आक्रमण करा 1292। अलाउद्दीन ने 1292 में मालवा या भिलसा पर आक्रमण करा। और एक बात दिमाग में रखना, बिल्कुल पैदल नहीं हो जाना दिमाग से। जब मैं 1292 कह रहा हूं और ये सुल्तान बना है 1296 में, सुल्तान कब बना है? इसका मतलब ये आक्रमण सुल्तान बनने के समय का है क्या? ये आक्रमण कब का है? जब ये सूबेदार था, जब ये, बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, इसी आक्रमण में इसे देवगिरी, इसी आक्रमण में इसे देवगिरी के धन दौलत के बारे में पता चला। इसी आक्रमण में इसे देवगिरी की धन दौलत के बारे में पता चला। इसी आक्रमण में इसे देवगिरी की धन दौलत के बारे में पता चला कि देवगिरी में बहुत सारी धन दौलत है। आ रही है बात समझ? अच्छा, इसने जो 1296 में ये आक्रमण करने कहां के लिए निकला था? चंदेरी। चाचा से कहां की अनुमति ली थी, कहां आक्रमण करना है? चंदेरी। लेकिन आक्रमण करने कहां पहुंच गया? देवगिरी पर। तो लिखो इसे, ऐसे लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, इसे सल्तनत प्राप्त करने के लिए, अलाउद्दीन को सल्तनत प्राप्त करने के लिए, सल्तनत प्राप्त करने के लिए विद्रोह करना था। सल्तनत प्राप्त करने के लिए इसे विद्रोह करना था और विद्रोह के लिए धन दौलत की आवश्यकता थी। विद्रोह के लिए क्या जरूरी था? धन दौलत। विद्रोह के लिए धन दौलत की आवश्यकता थी। इसीलिए इसने दक्षिण पर आक्रमण की सोची। इसीलिए इसने दक्षिण पर आक्रमण की सोची। सुल्तान बनने के लिए विद्रोह करना था, विद्रोह के लिए धन दौलत की आवश्यकता थी, इसीलिए इसने दक्षिण पर आक्रमण करने की सोची। अब जरा कान को उल्टा पकड़वाओ अपने को, जैसे एग्जाम तुम्हारे कान पकड़ा, क्या पकड़ेगा? मैंने इस लाइन में तुम्हें आंसर दिया है कुछ, और क्वेश्चन ये बनाऊंगा कि दक्षिण अभियान जो अलाउद्दीन की सल्तनत के प्रमुख अभियान रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो पहला उसने कहा राज्य विस्तार, दूसरा उसने कहा साम्राज्य की ताकत दिखाना, और तीसरा उसने कहा धन दौलत प्राप्त करना। तो दक्षिण पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो क्या है? केवल धन दौलत के लिए हुए हैं। याद रखना, अलाउद्दीन का कोई भी सिद्धांत दक्षिण के राज्य को अपनी तरफ मिलाना नहीं है। हालांकि ये विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह, और ये बात इसने अपने सूबेदारों को बताई थी कि भाई मुझे सिकंदर जो पहले कभी सुना है, मैंने नाम कोई आया था, ऐसे ही मैं दुनिया जीतूंगा उसकी तरह। और एक नया धर्म चलाना चाहता था। दो दिमाग में थी इसकी बातें, लेकिन इसका एक दिल्ली का कोतवाल था, वो इसका बड़ा अच्छा दोस्त था, तो इसने उससे डिस्कस किया। उसने कहा इतना बड़ा कुछ नहीं सोचना, धर्म वर्म कुछ नहीं चलाना, जो है उसे फैलाओ बस। तो इसने अपनी दोनों जो थॉट थे वो त्याग दिए थे। तो धन दौलत की आवश्यकता थी, तो इसने चाचा से क्या कहा? 1296 में कहां जाना है? चंदेरी। लेकिन आक्रमण करने कहां पहुंच गया? देवगिरी पर। लिख लो, 1296 में चाचा जलाउद्दीन की अनुमति लेकर यह चंदेरी पर आक्रमण के लिए निकला। 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की अनुमति लेकर यह चंदेरी पर आक्रमण के लिए निकला। पर आक्रमण के लिए निकला, लेकिन आक्रमण करने कहां पहुंच गया? देवगिरी पहुंच गया। आप देख रहे हो देवगिरी किधर है? महाराष्ट्र। अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है बच्चों, तो यहां ध्यान रखेंगे, देवगिरी का ये इलाका है महाराष्ट्र के आसपास, है ना। ये होयसाल राज्य है कर्नाटक के आसपास, पांड्य राज्य हो गया आपका तमिलनाडु और केरल में, और वारंगल काकतीय हो गए तेलंगाना। कहां पे हो गए? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास। पक्का हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आक्रमण करने देवगिरी पहुंच गया, और देवगिरी पर इसने कब
आक्रमण कर दिया 1200, तो चंदेरी पर आक्रमण ना होके ये आक्रमण कहां हुआ है? देवगिरी के राजा उस समय थे रामचंद्र देव, पूरा नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। अब देवगिरी के राजा रामचंद्र देव से इन्हें धन संपत्ति मिली, उस धन संपत्ति से इन्होंने सल्तनत हथिया ली। और पूरी कहानी मैंने बता दी, कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाचक की हत्या कहां हुई? जलालुद्दीन की हत्या किस जगह करी है इसने? कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर ये इलाका है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे का इलाका है इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास। तो जलालुद्दीन जो है, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है ये कड़ा मानिकपुर में 1296 में। कब कर देता है हत्या? 1296। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कर दी गई कड़ा मानिकपुर में, इलाहाबाद में। और क्या लालच दिया चाचा को कि चाचा दक्षिण से बहुत पैसा मिला है। चाचा नाराज था पर चाचा को लालच आ गया। और मैंने क्या कहा, पहला ही सेंटेंस मैंने लिखवाया था कि जलालुद्दीन अपनी उदारता के कारण मारा गया। इतिहासकार कहते हैं कि जलालुद्दीन जो कि, अब गौर से एक बात और सुन लो, जलालुद्दीन के बारे में रह गई एक बात। जलालुद्दीन जो कि 70 वर्ष का था जिस समय सुल्तान बना था, जलालुद्दीन 70 साल का था जिस समय सुल्तान बना था। और सुल्तनत का सबसे बूढ़ा व्यक्ति जलालुद्दीन था जो सुल्तान बना। आई बात समझ में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 साल का था जिस समय सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन सबसे बूढ़ा या सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है, सल्तनत का सुल्तान घोषित होने वाला, ये याद रखना क्वेश्चन। अब जब 70 साल का वो एक बच्चे को मारकर सत्ता ले सकता है, तो इतिहासकार कहते हैं यही उसकी कमी थी। जिस सल्तनत को उसने तलवार के दम पर जीता था, उस सल्तनत की सुरक्षा भी केवल तलवार के दम पर हो सकती थी। और इसने तलवार छोड़ दी, इसी वजह से मारा गया। अगर ये तलवार ना छोड़ता और अपने भतीजे की बातों में ना आता और उसे दंड देता, क्यों? क्योंकि उसने सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना करी है। भाई सुल्तान ने कहा आक्रमण करने चंदेरी जाओ और तुम पहुंच गए देवगिरी से, वहीं समझ जाना चाहिए था कुछ गड़बड़ है। आई बात समझ में? तो उसकी उदारता की वजह से ही जलालुद्दीन मारा गया। क्लियर हुई बात? लिख लिया, जलालुद्दीन को 70 साल का सुल्तान बना था और सबसे बूढ़ा व्यक्ति था जिस समय जलालुद्दीन सुल्तान बना है। चले आगे। अब अलाउद्दीन सुल्तान बनता है और सुल्तान बनके जैसे ही चाचा को मारता है तो ये वहां इलाहाबाद में ही अपने आप को सुल्तान घोषित करवा लेता है। अच्छा सुनो, एक बात और ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेगा, कोई आवश्यक नहीं है। तो जलालुद्दीन है और भी बहुत सारे सुल्तान है, उन्होंने खलीफा से कोई आवश्यकता समझी नहीं कि हम जो है खलीफा से क्या लें, सुल्तान की उपाधि लें। बात आ रही है समझ में? तो जलालुद्दीन ने अपने आप को इलाहाबाद में सुल्तान घोषित करवा दिया। कहानी है बस सुन लो, लिखना कुछ नहीं है। सॉरी, अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में अपने आप को सुल्तान घोषित करवा दिया। लेकिन उसी समय दिल्ली में जो जलालुद्दीन की वाइफ यानी इसकी चाची थी, उसने बच्चे को बैठा के सुल्तान बनवा दिया। ये सेना इस पे छोटी थी, सल्तनत पे बड़ी सेना थी, लेकिन इसने सबको अपनी ओर कैसे मिलाया? देवगिरी से जो पैसा इसे मिला, ये कौन निकल रहा है आज बाहर से? देवगिरी से जो पैसा इसको मिला, उस देवगिरी के पैसे से इसने दिल्ली के सूबेदारों को अपनी ओर कर लिया। और अपनी ओर करने के बाद इसने दिल्ली की सल्तनत को कब्जा लिया। तो ये सेंटेंस गौर से लिख लिया तुमने कि दिल्ली को जीता गया देवगिरी में। अलाउद्दीन ने दिल्ली को कहां जीता? देवगिरी में जीता। अलाउद्दीन ने दिल्ली को कहां पे जीता है? देवगिरी में जीता है। क्लियर है ना? अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में जीता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में जीता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में जीता है। अब जब ये दिल्ली पहुंचा, सूबेदारों को अपनी ओर मिलाया, तो इसे अपना वास्तविक राज्याभिषेक करवाना है, सुल्तान घोषित करवाना है। तो इसके लिए तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया,
अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो कहां करवाया? तो दिल्ली में नहीं, इलाहाबाद में तो करवा लिया, वो तो नॉर्मल घोषित कर दिया, लेकिन मुख्य जो सुल्तान घोषित करेगा वो तो जनता के सामने करेगा अपने आप को। तो अलाउद्दीन जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में एक महल है लाल महल। कौन सा महल? और दिल्ली में जो लाल महल है, ये याद रखेंगे, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा बनवाए गए लाल महल में करवाया। और लाल महल कहां है? दिल्ली में है। तो अलाउद्दीन ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया। और लाल महल कहां बनवाया गया? दिल्ली में। किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। बलबन ने बनवाया। क्लियर हुआ? चलो आगे। अब अलाउद्दीन जब सुल्तान बन गया तो मैंने क्या बताया, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, कि भाई मुझे जो है सिकंदर की तरह जीतना है, भारत को एक करना है या पूरी दुनिया को जीतना है। अब नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करके थोड़ा टफ लेवल पे चलो और इसके विजय अभियानों को पढ़ो। इसके विजय अभियान कहां कहां चलेंगे? अब सबसे पहले हम विजय अभियान पढ़ेंगे उत्तर भारत के। उत्तर भारत के विजय अभियान, यानी इसने नॉर्थ इंडिया में कहां कहां कब आक्रमण करा, किस किस को जीता। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बताता हूं, यह भी याद रखना कि अलाउद्दीन इतना किस्मत वाला व्यक्ति था कि जितने भी बड़े आक्रमण हुए या जहां भी सल्तनत में इसकी सल्तनत को बढ़ाया गया, बहुत मुश्किल से 2 या 3 जगह ये खुद आक्रमण करने गया, वरना जो इसके सूबेदार हैं, जो इसके सेनापति हैं, वही इसके लिए पूरी सल्तनत जीत गए। अकेला दक्षिण जीतने वाला एक हिजड़ा था, मलिक काफूर। और मलिक काफूर के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है और बहुत सारे मैं तुम्हें बता रहा हूं, 1 मिनट गौर से सुन लेना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर इसे कैसे प्राप्त हुआ या कौन कौन सी विजय इसके किस सेनापति ने करी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलाउद्दीन ने खुद बहुत ही कम विजय करी है। जब उत्तर भारत के आक्रमणों की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इनकी निगाह इस राज्य पे पड़ती है, गुजरात पे। गौर से सुनो अब कहानी को। 1296 के बाद ये सबसे पहला दिमाग लगाते हैं गुजरात में। गुजरात में क्यों लगाते हैं? तो गुजरात जो आक्रमण है उसकी शुरुआत 1297 में हो जाती है, लेकिन 1299 लगभग 2 साल तक यह आक्रमण चलता है कंप्लीट रूप से। इस आक्रमण को करने वाले जो इसके 2 सेनापति हैं, एक का नाम है उलूग खां। बताओ कौन है ये नवीन मुसलमान है, मंगोल है ना उलूग खां। और एक दूसरा है इसका सेनापति नुसरत खां। नुसरत खां, गौर से सुनो, ये दोनों अलाउद्दीन के लिए, हाँ बोलो, ये दोनों अलाउद्दीन के लिए, बेटा तेरी हाइट थोड़ी कम रह गई, मैं तो ऊपर लिख रहा हूं, तो ये लंबा है लड़का, तू नीचे से निकल जा भाई, तो परेशानी हो जाएगी यार, तू 6 फुट हाइट लेके बीच में बैठ गया। हाँ जी सुनो इधर कहानी गौर से, साइड बैठ जा, उधर बैठ जा, ऊपर जाके तख्त पे बैठ, उधर बैगों के पास, सुल्तान बन तो भी आज। उलूग खान और नुसरत खान ये दोनों गुजरात आक्रमण के लिए इसके लिए गए। इन्होंने गुजरात पर आक्रमण क्यों किया? पहला, व्यापारिक केंद्र था। क्या था? क्योंकि गुजरात में खंबात बंदरगाह से मिस्र, अरब को व्यापार होता था और उस व्यापार से इन गुजरात के राज्य को बहुत ज्यादा धन दौलत प्राप्त होती थी। उस समय करेंसी एक नहीं होती थी दुनिया में, ऐसे नहीं कि आज डॉलर ले जाओ कहीं भी कन्वर्ट करवा लो, तो मैक्सिमम चलता था सोना या हीरा या चांदी, ऐसी चीजें चलती थी जो वर्ल्ड वाइड चल सके, तो उसी को रूप में लिया जाता था उसी में। तो व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, धन दौलत अपार थी इनके पास। और तीसरा, साम्राज्य विस्तार। इन 3 कारणों की वजह से
अलाउद्दीन ने सबसे पहला ध्यान लगाया इस पे और इन दोनों को भेज दिया। अब ये दोनों जब गए तो एक सिंध के रास्ते पाकिस्तान के रास्ते आया, एक सीधा गुजरात के रास्ते पहुंचा। राजा का ध्यान लगा नुसरत खान पे कि भाई ये तो गुजरात के रास्ते आ रहा, पीछे से ये नहीं पता था एक और आ रहा है सेना लेके। तो अलाउद्दीन दिमाग से बहुत तेज था, तो इसी वजह से इसको हराया और हराने के बाद में यहां से जो धन दौलत थी वो लूटी और गुजरात का जो अपना राजा था वो राजा भाग गया देवगिरी। ये कहानी मैं बताऊंगा अभी। जब यहां आक्रमण हुआ गुजरात में तो गुजरात का जो राजा है वो भाग के यहां आ जाता है देवगिरी में और देवगिरी का राजा उसे शरण दे देता है, जबकि कुछ देर एक साल पहले ही देवगिरी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया है। और इससे टैक्स लेके रामचंद्र देव ने यह वादा करा कि अब से हर साल मैं तुम्हें टैक्स पहुंचवाऊंगा, तुम्हें दोबारा आक्रमण की आवश्यकता नहीं है। उसने यही चाहता था वो कि तू मुझे पैसे देता रहे, मैं तुझे आक्रमण नहीं करूंगा। इसने वादा कर दिया, लेकिन जिस समय ये इस पे आक्रमण हुआ और ये यहां भागा और इसने इसे शरण दी यादव ने, तो इन दोनों ने ये कहा भाई अब हम इसे कोई पैसा नहीं देने वाले हैं, इसके खिलाफ लड़ेंगे उल्टा। इसने भी टैक्स देना बंद कर दिया, वो भाग के यहां आ गया, अब ये और दुश्मन बन गया इसका। सीधी बात है, जब यहां से जो राजा भगा है उसे आप शरण दे रहे हो और आप पहले हार चुके हो तो इसका मतलब आपके ऊपर दिक्कत तो आएंगी। तो इस पे आक्रमण अभी नहीं होगा, लेकिन पहला आक्रमण जो हुआ वो गुजरात के ऊपर हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से करने वाले कौन कौन थे? उलूग खान। और अब इसी आक्रमण में गौर से सुनो, जब नुसरत खान ने आक्रमण करा खंबात में, खंबात की खाड़ी में जब बंदरगाह पर आक्रमण हुआ तो वहां बंदरगाहों पर बहुत सारे दास काम करते थे जिन्हें दास बना के काम करवाया जाता था। उन दासों में ही एक नुसरत खान को बहुत भाग गया, कहने का मतलब ये मानो ताकतवर था या कुछ भी था, वो था जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया। और 1000 दीनार में खरीदने के कारण उसे कहा गया 1000 दीनारी। 1000, जिसका वास्तविक नाम था मलिक काफूर। मलिक, जो मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था, यानी एक किन्नर था, और इस किन्नर को 1000 दीनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दीनारी नाम मिला। 1000 दीनारी को नुसरत खान ने किसको गिफ्ट करा? अलाउद्दीन को। तो ये बहुत सारे टीचर भी बिल्कुल मैं कह रहा हूं निकम्मे हैं, पढ़ के ही नहीं आते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन ने खरीदा था और अलाउद्दीन ने गुजरात पे आक्रमण करा था। गलत है ये बात सरासर। आक्रमण किसने करा है? नुसरत खान ने। नुसरत खान को 1000 दीनारी मिला है, उसने इसे 1000 दीनार में खरीदा है और खरीदने के बाद अलाउद्दीन को गिफ्ट करा है इसको। आई बात समझ में? और यही मलिक काफूर है, आगे जाके पूरे दक्षिण को रोन डालेगा अकेला। दक्षिण में इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। 1206 में आक्रमण शुरू करेगा और 1215 तक, आखिरी आक्रमण 14 में होगा। 8 सालों में यहां से ऐसे घूम के यूं पहुंच जाएगा वापस। 1206 से 1214 ऐसे जाएगा, ऐसे है? अरे अच्छा सॉरी 1306 से 1314। तुम इतना हाइपर मत हुआ करो और ना इतना सोचा करो कि मैं गलत बोल रहा हूं। गलत नहीं बोल रहा हूं। जब बोलते हुए हम बोलते हैं, फ्लो में बोलते हैं, तो एक आध डिजिट इधर उधर हो जाती है। तो तुम भी दिमाग लगा लो कि 1300 में जाएंगे, यहां से 1200 में नहीं जाने, लेकिन जब लिखवाऊंगा ठीक लिखवा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से 1306 में आक्रमण शुरू होंगे और 1314 में पहुंच जाएगा। तो दक्षिण जीतने वाला इसके लिए यही होगा। और मलिक काफूर इन्हें कहां के आक्रमण में प्राप्त हुआ है? किसने प्राप्त किया है? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहली विजय लिख लो, गुजरात विजय। पहली विजय लिखो गुजरात। हाँ, शासक बनने के बाद पहली विजय है ये। शासक बनने के बाद पहला आक्रमण गुजरात पे हुआ है। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने के बाद पहला आक्रमण कहां हुआ है? गुजरात पे, 1297 से 1299। ठीक है। गुजरात का राजा कौन था जो भाग गया था? गुजरात का राजा राय कर्ण सेकंड। गुजरात का राजा है राय कर्ण सेकंड। कौन है गुजरात का राजा? राय कर्ण सेकंड। आक्रमण क्यों हुआ गुजरात पे? 3 कारण लिखो। यह व्यापारिक केंद्र था, धन दौलत बहुत ज्यादा थी और यह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये 3 कारणों से गुजरात पे आक्रमण हुआ। लिख लिया?
1297 से 1299 रायकर्ण सेकंड राजा है गुजरात का। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, धन दौलत मिली, साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से आक्रमण करने वाले दो सरदार कौन थे? उलूग खान और नुसरत खान, ये दोनों सरदार थे जिन्होंने इसके लिए गुजरात को जीता है। क्लियर हुआ? उलूग खान और नुसरत खान, इन दोनों ने जीता है। जब रायकर्ण हार गया, देखो मैप से समझो, रटना नहीं। रायकर्ण हार गया तो इसके लिए क्या फायदेमंद है? ऊपर की ओर भागे अलाउद्दीन की ओर कि नीचे की ओर भागे? कहां की ओर भागे? तो नीचे की ओर भागेगा ना, तो रायकर्ण यहां से भाग के किसकी शरण ले लेगा? देवगिरी, यानी रामचंद्र देव के पास चला जाएगा। तो रायकर्ण यहां से भागकर किसके पास चला जाता है? रामचंद्र देव के पास। रायकर्ण भागकर रामचंद्र देव के पास चला जाता है और रामचंद्र देव की शरण में पहुंच जाता है। देवगिरी शासक रामचंद्र देव। क्लियर हुआ? और एक बात याद रखेंगे, ये रणथंबोर, ये मेवाड़, ये अभी भी स्वतंत्र है, ये सारा राजपूताना है। यहां से ऐसे घूमेगा राजपूताना यूं और घूम के ऊपर राजस्थान में चला जाएगा। तो अलाउद्दीन को एक सबसे बड़ा खतरा राजपूताना से था, क्योंकि राजपूत कभी किसी के अधीन नहीं रहे, वो हमेशा विद्रोह करते थे। तो अगले आक्रमण इन पे भी होने शुरू होंगे अभी। अब सुनिए गौर से, अब जब यहां इन्होंने लूटा और बहुत ज्यादा धन संपत्ति इसको मिल गई, ये लिख लिया तुमने? नुसरत खान ने बंदरगाह पर आक्रमण किया, खंबात वाले। नुसरत खान ने खंबात बंदरगाह पर आक्रमण किया। वहां 1000 दीनार में एक दास को खरीदा गया। वो दास 1000 दीनारी कहलाया, जो कि मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा या हिंदू किन्नर था। नाम कुछ और होगा इसका, बाद में इसका नाम मलिक काफूर रख दिया गया था। अरे किसने कही है बात? कहां से कहानी सुन के आया तू? मलिक काफूर कहां से ढूंढ के लाएंगे? मलिक काफूर कहां से ढूंढ के लाएंगे? जब मलिक काफूर का पता ही नहीं अलाउद्दीन को, तो कौन है मलिक काफूर? ये कहानी कहां से सुन ली? 1000 दिन, सुनो गौर से, बात को समझो। ये जो है मलिक काफूर एक दास है, दास है। और दासों की समय मंडी लगती थी, बेचा जाता था। जैसे आज तुम आलू टमाटर बेचते हो, ये 5 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये 100 रुपए का। उसमें इतने ज्यादा गुण दिखाई दिए नुसरत खान को कि इतना महंगा खरीद लाया। 1000 दीनार बहुत बड़ी कीमत थी उस समय, कि 1000 दीनार में खरीद के ले आया, इसलिए नाम रखा गया 1000 दीनारी। आई बात समझ में? तो दास था और उस दास को खरीदने वाला कौन है? नुसरत खान है। कौन है? और नुसरत खान ने किसको गिफ्ट करा है बाद में? इसको अलाउद्दीन को गिफ्ट करा है। बात आई समझ? ये कहानी क्लियर है पक्का? गुजरात विजय भूलोगे तो नहीं? 1297-99 फिर समझा रहा हूं। रायकर्ण भाग गया रामचंद्र देव के पास। 3 कारणों से आक्रमण हुआ, और खंबात आक्रमण जिस समय हुआ, खंबात के बंदरगाह पर आक्रमण हुआ। वहीं पर एक दास कार्य कर रहा था, उस दास को नुसरत खान ने 1000 दीनार में खरीद लिया और 1000 दीनारी उसको कहा गया। अब जब ये युद्ध हुआ और ये लूटपाट हुई, तो गौर से सुनना जरा। जो लूट का भाग होता था ना, लूट का धन, उस लूट के धन को खुम्स कहा जाता था। लूट के धन को खुम्स कहा जाता था। खुम्स यानी जब आप आक्रमण करेंगे कहीं पर, और लूटपाट जो भी कोई कर सकता है कर लो, तो उसे खुम्स कहा जाएगा। अब इस खुम्स के 2 हिस्से होते थे। क्या होते थे 2 हिस्से? 1/5 हिस्सा तो सुल्तान को मिलता था इसका। जो सैनिक जितना भी लूटेगा, 1/5 हिस्सा तो सुल्तान को देगा, और 4/5 हिस्सा सैनिक अपने पास रख लेता था। तो सैनिक तैयार रहते थे लूटपाट के लिए हमेशा, कि भाई कहां लूटपाट करनी है बताओ। अगर 20 किलो सोना मिल गया तो 5वां हिस्सा 4 किलो सुल्तान पे जाएगा, और जो है 16 किलो अपना सैनिक के पास रहेगा। अब जब यह लूटपाट हुई तो अलाउद्दीन ने खुम्स के नियम बदल दिए।
अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, ये हिस्सा तो सुल्तान को मिलेगा। क्या कहा? ये हिस्सा सुल्तान को मिलेगा और ये हिस्सा सैनिक अब अपने पास रखेंगे। तो वो सुल्तान कौन था जिसने खुम्स का 4/5 हिस्सा अपने पास लाने की बात करी? अलाउद्दीन था। लालची था, पूरा पैसे के पीछे पागल था। तो अलाउद्दीन ने 4/5 सुल्तान को देना है, 1/5 अपने पास रखना है, यह नियम निकाल दिया। अब जब लिख लिया ना आपने, जब गुजरात विजय का पैसा बांटा जा रहा था और अलाउद्दीन का नया नियम पहुंचा, तो जो नवीन मुसलमान बने थे और जिन्होंने अलाउद्दीन के साथ युद्ध में भाग लिया, वो भड़क गए। कौन भड़क गए? इस युद्ध में जब गुजरात विजय का लूट का माल बांटा जा रहा था, तो इस नियम के कारण किसने विद्रोह कर दिया? नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। समझ लो कहानी को। नवीन मुसलमान जब विद्रोह कर गए, जिसके बड़े वफादार थे, तो वहां नुसरत खान और उलूग खां तो इसकी तरफ रहा, लेकिन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, उलूग खां नहीं बदला। तो अब इन्होंने सैनिकों से लड़ाई वड़ाई करी, तो इनके बहुत सारे सरदार वहां मारे गए और नवीन मुसलमानों ने मार दिया। अब नवीन मुसलमान वहां से भाग निकले गुजरात से रणथंभौर। 2 पॉइंट है, राजा तो भागा देवगिरी, लेकिन वो राजा गुजरात का है। लेकिन ये नवीन मुसलमान अलाउद्दीन की सेना के सिपाही हैं, जो युद्ध में लूट के जो बंटवारा होना था, उस बंटवारे के ऊपर ये भड़क गए। और बंटवारे के ऊपर भड़क गए तो ये भाग के कहां पहुंच गए? रणथंभौर। और ये जानते थे रणथंभौर में राजपूत राजा है जो अलाउद्दीन से 36 का आंकड़ा रखता है। इन्होंने जाके उससे शरण ले ली और उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर अलाउद्दीन आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो ये अलाउद्दीन के लिए पहला विद्रोह हुआ उसके शासनकाल का, जो पहला विद्रोह है नवीन मुसलमानों का विद्रोह। अलाउद्दीन का पहला विद्रोह कौन सा है? नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अलाउद्दीन के शासनकाल का पहला विद्रोह। बस लिख लो यहीं पर, लूट के धन, जो लूट का धन है उसे लेकर विवाद हो गया और नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। यहां नवीन मुसलमानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके जब झगड़ा हुआ तो ये उन्हें मार काट के सैनिकों को, अलाउद्दीन के, ये नवीन मुसलमान कहां की तरफ भाग गए? रणथंभौर। और इन्होंने रणथंभौर के किले में जाकर शरण ले ली। कहां शरण ले ली? रणथंभौर। बस एक बात पढ़ते हुए याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, कि कोई भी चीज बेशक किताबों में, फैक्टों में है, वो तुम्हें याद नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम कहानी के तौर पर उसे पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। अब हमें यह पता है कि अलाउद्दीन के अब 2 दुश्मन हो गए। पहला तो यह हो गया और दूसरा रणथंभौर हो गया। अब अलाउद्दीन क्या करे? इसे आक्रमण को देखे या उसके पास में कौन पड़ता है अलाउद्दीन के? रणथंभौर पड़ता है। अब अलाउद्दीन के पास 2 कारण है रणथंभौर पे आक्रमण करने के। पहला, नवीन मुसलमानों को उसने शरण दी है, और जबकि वो जानता है राजा के नवीन मुसलमान अलाउद्दीन के हैं और वो वहां झगड़ के आए हैं। दूसरा, वो राजपूताना को जीतना चाहता है, अपना राज्य विस्तार करना चाहता है, तो एक मजबूत कारण भी मिल गया। तो इसीलिए जो अगला दूसरा आक्रमण होगा गुजरात के बाद, वो रणथंभौर पर होगा। रणथंभौर पर आक्रमण। किस पर आक्रमण होगा? रणथंभौर पर आक्रमण होगा। और यह आक्रमण तुरंत हो जाएगा 1299 से 1301। इसमें भी आक्रमण में 2 साल का समय लग जाएगा। 1299 में आक्रमण शुरू करेंगे और 1301 तक जाकर जीतेंगे। बात में अब सुनो गौर से। रणथंभौर पर जब आक्रमण हुआ तो चौहान वंश का राजा बैठा था। चौहान वंश का राजा यहां शासन कर रहा था, जिसका नाम था हम्मीर देव। हम्मीर देव। नुसरत खान ने अलाउद्दीन से कहा कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगा और मैं अकेला रणथंभौर को जीत लूंगा। तो आक्रमण करने अलाउद्दीन की तरफ से कौन गए? नुसरत खान। कौन गए? नुसरत खान ने 6-7 महीने तक
वहां पर अपना घेरा डाले रहा, लेकिन घेरा डालने के बाद इसे सफलता नहीं मिली। तो इसके साथ जो छोटे मोटे एक दो सरदार और थे, इसने कुछ प्लानिंग करी होगी। उस प्लानिंग में पता नहीं क्या हुआ, इसके ऊपर अचानक किले से सैनिकों ने हमला करा। ये शायद तैयार नहीं था, जो भी था, और उस आक्रमण में नुसरत खान मारा गया। तो नुसरत खान को रणथंभौर वालों ने पहले आक्रमण में अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया था। जब यह बात अलाउद्दीन को पता चली कि नुसरत खान मारा गया, अलाउद्दीन खुद सेना लेके 1301 में अलाउद्दीन आ गया। और 1301 में जब अलाउद्दीन आ गया तो उसके बाद ये जो रणथंभौर जीता, ये बड़ी मुश्किल से जीता गया। और इस रणथंभौर को जीतने में अलाउद्दीन ने जितनी मेहनत करी उतनी ये कहा जाता है किसी किले में नहीं करी। तो अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर को जीत लिया। और जो नवीन मुसलमान, याद रखेंगे, इस आक्रमण में जो नवीन मुसलमानों ने साथ दिया था, वो नवीन मुसलमानों ने किसका साथ दिया था? तो नवीन मुसलमान हमीर देव के साथ बड़ी ताकत से लड़े थे अलाउद्दीन से। इसीलिए अलाउद्दीन, क्योंकि उन्हें अलाउद्दीन की सारी चालें पता थी। अलाउद्दीन इसीलिए इस किले को जीतने में मतलब 2 साल का समय लग गया उसको। अलाउद्दीन इस किले को जीत नहीं सकता था अगर आपके यहां जो कहा जाता है कि एक दो लोग गद्दार तो होते ही हैं, तो इसका कोई गद्दार था, गद्दार मंत्री इससे आके मिल गया, उसने गुप्त सूचना दे दी कि यहां से घुस सकते हैं किले में, और वहां से किले में घुस गया। तो उसके बाद नवीन मुसलमानों की भी हत्या कर दी गई और हमीर देव की भी हत्या कर दी गई, और जो भी किले में किसान विसान थे सबको मार दिया गया। तो अलाउद्दीन ने 1301 में, ये अलाउद्दीन यहां पर खुद आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। 1301 में अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतने के लिए खुद जाएगा। तो दूसरे में लिख लो, रणथंभौर 1299 से 1301। चौहान वंश का राजा हमीर देव बैठा हुआ है। शासक कौन है वहां पे? चौहान वंश का राजा हमीर देव है। चौहान वंश का राजा हमीर देव बैठा हुआ है। चौहान वंश का राजा हमीर देव बैठा हुआ है। उलूख खां नहीं लिखवाया मैंने यहां? उलूख खां, हाँ दोनों जाएंगे, दोनों, सॉरी, उलूख खां और नुसरत खान दोनों जाएंगे आक्रमण करने, क्योंकि नहीं, एक मारा जाएगा बस, नुसरत मारा जाएगा। उलूग खान और नुसरत खान दोनों जाएंगे आक्रमण करने। ये दोनों सरदार बढ़िया थे इसके, ये दोनों आक्रमण करने जाएंगे, लेकिन मारा जाएगा नुसरत खान। किससे मिल गया? अभी कहां मिला? मैंने कहा मैंने कहा उलूग खान नहीं मिला है, केवल नवीन मुसलमान जो सैनिक हैं वो सैनिक मिले हैं बस। गड़बड़ में मत आओ, क्लियर? तो उलूग खान, नुसरत खान दोनों आक्रमण करने जाते हैं, नुसरत खान मारा जाता है। इस खबर को सुनकर 1301 में अलाउद्दीन खुद आक्रमण करता है। नुसरत खान के मरने के बाद 1301 में अलाउद्दीन खुद आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, रणथंभौर विजय पर कौन अलाउद्दीन के साथ था जिसने इसका पूरा वर्णन करा है? तो आप याद रखेंगे अमीर खुसरो। अमीर, इसका सैनिक इतिहास, दरबारी इतिहासकार रहा है ना अमीर खुसरो, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो अमीर खुसरो इस विजय में अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो क्लियर हुआ? अब राजपूताना में एंट्री तो कर ली और राजपूताना इसको जीतना है, तो पहले रणथंभौर जीता गया। अब रणथंभौर के आगे की तरफ बराबर में ही थोड़ा सा कौन पड़ रहा है? मेवाड़। देखो जरा कौन पड़ रहा है? मेवाड़। और रणथंभौर के आगे बराबर में जो मेवाड़ पड़ रहा है, मेवाड़ वो एक राज्य है पूरा, इस तरीके से राज्य है मेवाड़ यूं, और रणथंभौर ऊपर की ओर है यहां। तो मेवाड़ की राजधानी इधर की तरफ है चित्तौड़। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1303 में। 1303 में आक्रमण हुआ चित्तौड़ पर। चित्तौड़ विजय हुई 1303।
चित्तौड़ अभियान या चित्तौड़ विजय कब की बात है भाई? 1303 की बात है। मैं उत्तर के अभियान बता रहा हूं सारे अभी ना। 1303 में चित्तौड़ विजय होती है। अब चित्तौड़ राजधानी है और राज्य क्या है? राज्य मेवाड़ है। राज्य है मेवाड़। राजा कौन है? राजा है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह ये राजपूत राज्य कर रहा है, राणा रतन सिंह। अब दो बातों में क्लियरिटी समझ लो। पूरी की पूरी फिल्म बकवास है, एक धेले की फिल्म नहीं है जो बनाई गई है इसके ऊपर, क्योंकि फिल्में तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है इसलिए बनाई गई है। इतिहासकार ये कहते हैं कि इस आक्रमण का उद्देश्य जो था वो रानी पद्मिनी जो थी इसकी वाइफ, उसको प्राप्त करना था, क्योंकि वो बहुत सुंदर लेडी थी। लेकिन ये एक केवल मलिक मोहम्मद जायसी है, एक इतिहासकार, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मिनी और अलाउद्दीन की जो प्रेम कहानी है उसके ऊपर पूरी की पूरी बकवास पद्मावत लिख डाली कि जी दोनों का अफेयर हुआ, उसे प्राप्त करना चाहता था, शीशे में देखा ये हुआ, फलाना हुआ, टिकड़ा हुआ, इसलिए आक्रमण हुआ। गलत। तुम अगर अलाउद्दीन का राजनीतिक करियर देखा जाए तो अलाउद्दीन शुरू से ही साम्राज्य विस्तार चाहता था, और वो ये जानता था कि जब तक पूरा राजपूताना मेरे सल्तनत में नहीं आ जाएगा मेरी सल्तनत कभी एक नहीं हो सकती। तो इस आक्रमण का जो उद्देश्य अगर तुमसे पूछे, कभी रानी पद्मिनी के चक्कर में आ जाओ, इस आक्रमण का उद्देश्य जो है वो एकमात्र उद्देश्य साम्राज्य विस्तार है। इस आक्रमण का उद्देश्य क्या है? साम्राज्य विस्तार। पद्मिनी का कुछ नहीं है। तो इस आक्रमण का उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार। नीति के कारण इस पर आक्रमण हुआ। हाँ जी बेटा। सुनो, बिल्कुल सही बात तुमने सही कहा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अलाउद्दीन विजय हुआ। अब जब विजय हुआ तो उसके जो अंडर में काम उसके इतिहासकार कर रहे होंगे, क्या वो अलाउद्दीन की प्रशंसा करेंगे या बुराई करेंगे? प्रशंसा ही करी भाई, प्रशंसा ही तो करी कि सुल्तान को इतना प्यार करने को तैयार हो गया और चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। बैठो। अब साम्राज्य विस्तार नीति के कारण हुआ, इसमें भी अमीर खुसरो साथ था। अमीर खुसरो, और ये उस समय ना राजपूताना का सबसे ताकतवर इलाका था, इससे ताकतवर इलाका नहीं था। रणथंबोर से भी ताकतवर था, लेकिन जीतने में समय लगा रणथंबोर को, ये जल्दी जीता जाएगा 7 महीने के अंदर। ये कहता है अमीर खुसरो कि इसका जो किला है चित्तौड़ वाला, उसे कभी जाओ देखने राजस्थान, तो बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, और मतलब उस पर पहाड़ी पर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, बस एक रास्ता था और उस रास्ते पे तो बंद होते सैनिक होते हैं, तो इसको जीतना बड़ा मुश्किल था। तो उसने, अमीर खुसरो ने जब इसको देखा और उसने ये कहा कि हिंदुओं का जो स्वर्ग है, इसे हिंदुओं का स्वर्ग कह रहा है वो, हिंदुओं का जो स्वर्ग है वो 7 स्वर्गों से भी ऊंचा है। यानी जो 7 स्वर्ग कहे जाते हैं कि 7 स्वर्ग होते हैं और 7वें स्वर्ग के ऊपर 8वें स्वर्ग में जाता है इंसान मरने के बाद, अगर अच्छे काम करे तो, बुरे काम करे तो नरक में जाएगा। तो 7 स्वर्गों से भी ऊंचा है, ये बात अमीर खुसरो ने कही। तो जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ साम्राज्य विस्तार नीति से, तो इसे घेरा वेरा डाल के 6-7 महीने लग गए। लेकिन 6-7 महीने में भी जब इस पे काबू नहीं आ पाया तो किसी ना किसी तरीके से अलाउद्दीन ने चाल चली, इनकी रसद काटी, क्योंकि किले के अंदर अगर आप हैं तो आपको खाना पीना तो बाहर से ही जाएगा ना सब कुछ। अब कितने दिन तक अंदर रह सकते हो तुम? तो अंदर जब खाना पीना सब कुछ बंद हो गया तब उन्हें बाहर निकलना पड़ा, और उसके बाद वो लोग मारे गए सारे। तो चित्तौड़ विजय जो हुई 1303 में, उसका मुख्य परिणाम क्या है? मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्राज्य विस्तार। और इस विजय में अलाउद्दीन स्वयं गया है। इस विजय में अलाउद्दीन स्वयं, यहां का जो अलाउद्दीन, मतलब इसे जीतने के लिए कौन गया सेनानायक? खुद अलाउद्दीन गया था। आई बात समझ में? इस विजय में इसके साथ सेनानायक तो छोटे मोटे होंगे, लेकिन मुख्यतः अलाउद्दीन ही यहां का इस विजय को जीतने के लिए गया हुआ था। तो इस विजय को जीतने कौन गया है भाई? अलाउद्दीन गया है। और इस विजय में भी साथ में कौन रहा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का अगर सेंटेंस आपसे पूछा जाए कि इन हिंदुओं का स्वर्ग 7 स्वर्गों से ऊंचा है, तो यह बात कौन से किले के लिए कही? चित्तौड़ के किले के लिए कही गई। ये बात अमीर खुसरो ने कहा
हिंदुओं का स्वर्ग 7 स्वर्गों से ऊंचा है। यह बात अमीर खुसरो ने कही चित्तौड़ के किले के लिए। किसके किले के लिए? चित्तौड़ के किले के लिए। आता ही समझ में? साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक और कारण आ जाता है कभी कभी कि और क्या कारण था, तो आप यहां मेरा एक शब्द सुने, सामरिक महत्व। सामरिक महत्व के कारण भी चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। यह सामरिक क्या शब्द है? कभी भी अगर यह शब्द आ जाए सामरिक तो कंफ्यूजन में मत आना। एक क्वेश्चन जब मैं सीरियस दिया करता था कभी, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया था, मैं पहली बार में गलत कराया इसको, इसलिए ये शब्द मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि एक बार जैसे आप गलती कर दो ना उसे जिंदगी में नहीं भूलते हो। और हम या आपको भी मैं सिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ो। अगर कभी एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है प्रैक्टिस सेट में कहीं, तो लड़ो उसके लिए कि वो गलत क्यों हो गया। हम इतनी जीएस पढ़ते थे उस समय पर 2004-5 में, और फिर भी हमसे शब्द गलत हो क्योंकि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ के गए। इसका मतलब होता है डिफेंस। क्या मतलब होता है? तो डिफेंस की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से रणथंबोर ये चित्तौड़ महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर चित्तौड़ पे आक्रमण हो गया तो यहां से कोई भी खिलजियों में घुस सकता था अंदर। तो सुल्तान को अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने चारों ओर एक सर्कल खींचना होता था कि चारों ओर से सर्कल से कोई भी अंदर ना घुस जाए। तो अगर यहीं कोई नहीं जीता गया, ये तो यहीं से कोई अंदर घुस जाएगा। तो कहने का मतलब एक सामरिक महत्व था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इस वजह से चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। क्लियर है बात? इस सामरिक में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तुम्हें 4 कंपनियां देगा इंडियन गवर्नमेंट की, और वो कहेगा कौन सी सामरिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। जैसे तुम्हें एक दे दी एनटीपीसी, हमें पता है बिजली बनाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एक हमें दे दी सपोज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील का काम करती है। एक हमें दे दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सामरिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया के लिए रडार बनाती है, रडार, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से 4 कंपनियां देगा और कहेगा कौन सी सामरिक क्षेत्र की है या नहीं है। तो सामरिक का मतलब है, याद रखना हमेशा, सुरक्षा से संबंधित सामान, या सुरक्षा का जो शब्द है, सुरक्षा का सिनोनियम जो है वो सामरिक है, डिफेंस है। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? और ये रानी पद्मावती, इसकी रानी है पद्मावती, और पद्मावती और अलाउद्दीन ने पद्मावती के लिए आक्रमण किया। ये किसने एक किताब लिखी? पद्मावत। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में यह कहानी दी है कि अलाउद्दीन ने जो आक्रमण करा वो किसकी वजह से करा? रानी पद्मावती की वजह से किया। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। अलाउद्दीन कल फिर चलेगा। कल हम अलाउद्दीन का 1-2 उत्तर की विजय पढ़ने के बाद में दक्षिण की विजयों को पढ़ेंगे। बात आ रही है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लिख लिया पद्मावत। पद्मावत किताब का नाम है, कहानी का नाम है। किसके ऊपर लिखी गई है? पद्मावती और अलाउद्दीन के ऊपर। और किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ये कहता है कि चित्तौड़ आक्रमण का कारण ये प्रेम कहानी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, अलाउद्दीन को ध्यान से पढ़ना। अलाउद्दीन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं थोड़ा सा डीप भी पढ़ा रहा हूं आपको, हर चीज को समझ